तुम डाल डाल हम पात पात। एक तरफ तो मोदी सत्ता किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए तरह तरह के तिकड़म लगा रही है, बेहयाई की सारी सीमाओं को पार किया जा रहा है। दूसरी तरफ किसानों ने भी सत्ता की लाठियों को रोकने के लिए देसी जुगाड़ अपनाना शुरू कर दिया है। कहा जाता है कि जो लोग अपनी हार से सबक नहीं लेते या तो वो मूर्ख होते हैं या फिर मदांध होते हैं। इस वीडियो में किसानों के मुद्दे पर बात करते हुए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज की मोदी सत्ता क्या है। इसके साथ ही बात करेंगे, एक तरफ तो दावा ये किया जा रहा है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, दूसरी तरफ मोदी सरकार के बड़े बड़े सिस्टम में भयंकर वाला खेला होने की खबर खुद सरकार ही सामने रख रही है। वो भी एक बार नहीं, 373 बार खेला हो चुका है। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड का एक नया जादू सामने आया है, उस जादू पर भी बात करेंगे। कांग्रेस के एक भाजपाई नेता हैं जिन्हें कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, मगर समझने वाली बात यह है कि गोदी मीडिया वाले इससे बड़े परेशान हैं, खासकर रूबिका लियाकत। इनकी छटपटाहट पर भी बात करेंगे कि मैडम इतना क्यों छटपटा रही हैं। इन लंबी लंबी लाइनों को जरा ध्यान से देखिए, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग इतनी लंबी लाइन लगाकर किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या फिर से नोटबंदी हो गई? नहीं नहीं, ये रामराज की लाइन है। जी हाँ, उस उत्तर प्रदेश की लाइन है जहां पर सत्ता की कोशिश है कि मंदिर की आड़ में सब कुछ छुपा लिया जाए। पूरा मामला थोड़ी देर में विस्तार से जानेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के तमाम नेता किसानों के मुद्दे पर क्या कह रहे हैं वो भी जानेंगे। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, अंत तक देखिएगा। हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा जरूर बजाइएगा टंग से। और हाँ, ये लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन इस चैनल की मजबूती के लिए बहुत जरूरी होता है। ये काम शुरुआत में ही कर लिया करिए। इसके अलावा यदि हमें आर्थिक सहयोग करना चाहे तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात जय किसान की। एक तरफ तो सत्ता का पूरा प्रयास है कि किसी भी रूप में किसानों को दिल्ली जाने से रोका जाए, चाहे उसके लिए बेहयाई की सारी सीमाओं को पार ही क्यों न करना पड़े। पिछली बार की किसान आंदोलन की तस्वीरें आपको याद ही होंगी, कितने किसानों का खून बहा, कितनों की हड्डियां टूटी, कितने किसानों की मौत हुई, मगर इन सब से सत्ता को कोई असर नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी को किसानों की समस्या तब नजर आई जब यूपी में चुनाव आ गया, जब लगा कि किसान यूपी की सत्ता को कहीं हिला न दे, कुर्सी कमजोर न कर दे। तब प्रधानमंत्री ने सामने आकर माफी मांगी और कहा कि हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी। ट्रैक्टर पर बैठे किसानों पर किस तरीके से लाठी डंडों से हमला किया गया था, वो सीन तो आपको याद ही होगा। अब उस तरह के हमलों से बचने के लिए किसानों ने ये वाली तकनीकी अपनाई है। ट्रैक्टर के ऊपर मोटे मोटे रॉड लगाए गए हैं अपनी सुरक्षा के लिए। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। जगह जगह पुलिस जब बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोक रही है, तो किसान अपने मजबूत इरादों और हैवी ट्रैक्टर से सत्ता के मंसूबों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सरवंत सिंह पंधेर का कहना है कि हमारी मांग वही है, MSP गारंटी पर कानून बने, गन्ने को C200 से जोड़ना, किसान जब 60 साल के हो जाए तो उन्हें 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिया जाए। इसके अलावा सत्ता ने जो वादा किया था 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के समय, उन वादों को निभाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत दुख की बात है कि देश के किसानों को देशद्रोही बुलाया जा रहा है। हम इस देश के नागरिक हैं और 75 साल से हमारी मांगें पूरी नहीं की गई हैं। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, सत्ता को हमारी बातें सुननी चाहिए। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि मोदी जानबूझकर दूसरी बार पंजाब के किसानों के संशोधित प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार क्यों कर रहे हैं। अगर सिख किसानों को उनका हक नहीं दिया गया तो मोदी लंबे समय तक खुश रहने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मैंने किसानों की मांग का अध्ययन किया है और एक अर्थशास्त्री के रूप में मैं इसे भारत के लिए अच्छा मानता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो हम कृषि कानून वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। मोदी सरकार ने सिर्फ आंदोलन खत्म कराया और उन्हें नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुसार आनन फानन में किसानों को आंदोलन से हटाने के लिए नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने की बात तो कह दी, मगर आधिकारिक रूप से कोई कार्यवाही नहीं की गई और जो वादे किए गए थे वो सब तो जुमले निकल गए, वो आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत तो है नहीं। किसानों के मसले पर राहुल गांधी ने कहा है कि दिन रात झूठ की खेती करने वाले मोदी ने 10 वर्षों में किसानों को सिर्फ ठगा है। दोगुनी आमदनी करने का वादा कर मोदी ने अन्नदाताओं को MSP के लिए तरसा डाला। महंगाई तले दबे किसानों को फसलों का सही दाम न मिलने के कारण उनके कर्जे 60% तक बढ़ गए। नतीजा लगभग 30 किसान हर रोज अपनी जान गंवा रहे। धोखा जिसकी USP हो वो MSP के नाम पर किसानों के साथ सिर्फ राजनीति ही कर सकता है, न्याय नहीं। किसानों की राह में कीले बिछाने वाले भरोसे के लायक नहीं है। इनको दिल्ली से उखाड़ फेंको, किसान को न्याय और मुनाफा कांग्रेस देगी। वहीं प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाना अमृत काल है या फिर अन्याय काल। इसी असंवेदनशील और किसान विरोधी रवैये ने 750 किसानों की जान ली थी। किसानों के खिलाफ काम करना और फिर उन्हें आवाज भी न उठाने देना, ये कैसी सरकार के लक्षण है? किसानों की इन काफिलों को आप भी टकटकी लगाकर देखिए। धकाधक किसानों के बड़े बड़े ट्रैक्टर और ट्रालियां दिल्ली पहुंचने को बेताब हैं, ये जानते हुए भी कि सत्ता ने उनकी राह में कीलें बिछा रखी हैं, पत्थरों की चट्टानें रखकर बाधाएं पैदा की गई हैं।
मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि मोदी सरकार के झूठ और धोखाधड़ी के खिलाफ आज फिर किसान दिल्ली की चौखट पर आ गए हैं। तानाशाही मोदी सरकार उनके रास्तों पर कीले बिछा रही है, पर वो डरने वाले नहीं हैं। वो उनके हक के लिए लड़ रहे हैं और हम कांग्रेस पार्टी की ओर से उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। बाबा साहेब का कहना था कि भक्ति या नायक पूजा पतन और अंततः तानाशाही में पहुंचने का रास्ता है। अमर शहीद सरदार भगत सिंह ने फांसी लगने से 2 महीने पहले 2 फरवरी 1931 को युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पत्र लिखकर भारत के लिए जो सपना रखा था उसे कांग्रेस सरकार ने पूरा किया है, लेकिन मोदी जी उसे तबाह करने में लगे हैं। भगत सिंह का सपना था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, किसानों की ऋण माफी, न्यूनतम भूमि कर यानी कि किसानों से कोई कर वसूला न जाए, यानी किसानों को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया जाए, देश का औद्योगिकरण और उद्योग का राष्ट्रीयकरण, सभी के लिए रक्षा। अब भगत सिंह का सपना क्या था और मोदी सत्ता पिछले 10 सालों में किस रास्ते पर चल रही है, ये तो आप सब देख ही रहे हैं। किसानों को जितना हो सके दबाते जाओ, सेठ को बढ़ाते जाओ, देश भर की संपत्तियां मित्र के नाम करते जाओ। असल में मोदी सरकार की जगह मित्र सरकार कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। लोग ऐसी ऐसी बातें सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर हरियाणा के गाँव में घुसकर पुलिस द्वारा किसानों को धमकाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस वाले किसानों को सरेआम धमकी देते हुए सुने जा सकते हैं कि कोई भी आंदोलन में हिस्सा लेने नहीं जाएगा। अब लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किसी अंग्रेज से कम है कि वहीं किसानों के सामने जिस तरीके से कीलें बिछाई जा रही हैं, इन कीलों को देखने के बाद मार्केट में आई नई चवन्नी भी चर्चा में आ गई है। लोग जयंत चौधरी को घेर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सड़कों पर किसानों के लिए नरेंद्र मोदी जो लोहे की कीलें बिछा रहे हैं, ठोक रहे हैं, इन्हें देखकर जयंत चौधरी को बड़ा आनंद आ रहा होगा। लोग यहां तक कर रहे हैं कि जयंत चौधरी ने अपने दादा का नाम खराब कर दिया। जिन किसानों का जीवन सुधारने के लिए चौधरी चरण सिंह पूरा जीवन खपा दिए, उन्हीं किसानों की हत्यारी सरकार की गोदी में चौधरी चरण सिंह के पोते जाकर चिपक गए हैं। ये कुछ ज्यादा पा लेने का लालच था या कुछ खो देने का डर? क्योंकि आज की परिस्थिति में इतना तो साफ है कि जनता के मुद्दों पर राजनीति करने वाला कोई भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी की कतार में खड़ा नहीं हो सकता। उनकी गोदी में वही जाएगा जो या तो डरा हुआ है या फिर परम लालची है। नरेंद्र मोदी के पास 2 चीजें भर भर के हैं, एक तो पैसा, दूसरा है जांच एजेंसियों का डर। लोग यहां तक लिख रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो आर्थिक रूप से इतनी कमजोर हो चुकी है कि यात्रा निकालने और चुनाव लड़ने तक के लिए पैसा नहीं है, जनता से चंदे की मांग हो रही है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी है, जिनके पास भर भर के पैसा है और पार्टी को कितनी जबरदस्त कमाई हो रही है आप खुद ही देख लीजिए। Scroll.in की इस खबर के अनुसार साल 2022-23 में इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को लगभग 1300 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, वहीं कांग्रेस को मात्र 171 करोड़। इस खबर को शेयर करते हुए टीएमसी सांसद जवाहर सरकार भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी कह सकती है कि जिन लोगों ने उसे 1300 करोड़ रुपया दिया है उन लोगों को बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए स्पेशल परमिशन नहीं दिया, ठेके नहीं दिलवाए, लीज नहीं दी, सरकारी आदेश उनके पक्ष में नहीं दिए। यही कारण है कि इन सब को एकदम सीक्रेट रखा गया। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कौन व्यक्ति, कौन सा मोटे पेट वाला सेठ किस पार्टी को कितना दान दे रहा है, ये हम और आप नहीं जान सकते। याद करिए, ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सरकार की तरफ से कहा गया कि इस देश की जनता को ये जानने का अधिकार ही नहीं है कि किस पार्टी को कौन व्यक्ति कितना चंदा दे रहा है। सवाल उठता है कि क्या ये सरकार की बेहयाई नहीं है? क्या वो भूल गई कि भारत एक लोकतंत्र है और सरकार के जिस वकील ने ये बात अदालत में कही वो किस देश का संविधान पढ़ता है? क्या उसको मालूम नहीं कि ये देश जनता पर, जनता के लिए, जनता द्वारा चुने हुए शासन के तहत चलता है? मगर यही तो न्यू इंडिया है, यही तो अमृतकाल है। यहाँ सरकार हर एक चोरी डकैती को विश्वगुरु का कारनामा बताती है। वैसे कांग्रेस ने जिस तरीके से जनता से आर्थिक मदद मांगी है, बेहतर यह है कि भारतीय लोकतंत्र को जो लोग मजबूत करना चाहते हैं वो सभी पार्टियों को मजबूर करें कि वो जनता के दम पर ही चले। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में मीडिया और राजनीतिक दल जब तक आपके छोटे छोटे चंदों से नहीं चलेंगे तब तक आपकी नहीं सुनेंगे, आपकी बात नहीं करेंगे। सेठ की कमाई खाएंगे तो सेठ की दलाली करेंगे, किसी पार्टी की कमाई खाएंगे तो मीडिया वाले गोदी मीडिया बन जाएंगे। एक झलक के रूप में इसे भी देख लीजिए। हिंदी प्रदेशों में खूब पढ़ा जाता है, नाम है दैनिक जागरण, लेकिन इसका काम है दैनिक मरण। ये अखबार रोज मरता है, लेकिन बेशर्मी की पराकाष्ठा को छूते हुए रोज सत्ता की दलाली को नए ऊंचाई तक लेकर जाता है। देश में इतने बड़े बड़े स्तर पर किसानों का विरोध चल रहा है। खबरें यहां तक आ रही हैं कि कर्नाटक से बहुत सारे किसान दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, रास्ते में ही ट्रेन रोककर उन्हें गिरफ्तार वगैरह कर लिया गया। हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह की बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं। यानी देश की धरोहर किसान सत्ता के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इस दलाल अखबार को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे विधायक नजर आ रहे हैं। वैसे अच्छा भी है, जब जनता के प्रतिनिधि मंदिर की सीढ़ी पर बैठा दिए गए हैं तो फिर जनता को अपनी समस्याएं खुद ही हल करनी पड़ेगी। पिछले कई महीनों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र व राज्य सरकारें मंदिर के कुएं में डुबकी लगा रही हैं। जनता और जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नजर नहीं आता। दैनिक जागरण की 2 पन्नों की तस्वीरें आपको बता देंगी कि यह अखबार क्या कर रहा है। अब ये मत ढूंढिएगा कि राहुल गांधी की यात्रा की खबर इसमें कहाँ है।
जो अखबार एक वक्त में किसानों को उपद्रवी बुला चुका है और भी बहुत सारे शब्द दे चुका है, वो राहुल गांधी की यात्रा कवर कैसे कर सकता है? और यात्रा में राहुल गांधी उन्हीं को तो टारगेट कर रहे हैं जिनके दम पर ऐसे अखबार चलते हैं। अब यात्रा में राहुल गांधी कहेंगे कि देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और कोर्ट, मीडिया जैसे क्षेत्र में आपको SC, ST, OBC और आदिवासी नहीं मिलेंगे, उनको उनका हक मिलना चाहिए। तो ये अखबार कैसे दिखा देगा? राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने नोटबंदी की, GST लागू की, छोटे व्यापारी तबाह हो गए, देश में पावर, डिफेंस, हेल्थ, रिटेल, एयरपोर्ट, किसी भी इंडस्ट्री में चुने हुए लोग हैं, यानी पूरा सिस्टम 3-4 लोगों के लिए चलाया जा रहा है, बाकी जनता महंगाई से दबी जा रही है। यही आर्थिक अन्याय है। तो जब राहुल गांधी इस तरह की बातें करेंगे तो ये तथाकथित हिंदूवादी अखबार उन खबरों को कैसे दिखा सकते हैं, जबकि इनको पैसा तो कुछ और ही दिखाने का मिल रहा है, और जो दिखाने का मिल रहा है वही दिखा रहे हैं। 1947 से पहले देश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ने वालों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अपने ही देश में, अपने ही देश की राजधानी में प्रवेश करने के लिए किसानों के खिलाफ सड़कों पर कीलें घोंप दी जाएंगी ताकि किसान उसी पर गिर के मर जाए। सवाल ये है कि जो नरेंद्र मोदी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के लिए बॉर्डर बना रहे हैं, बॉर्डर मजबूत कर रहे हैं ताकि किसान दिल्ली में न घुस पाए, वो यही बॉर्डर चीन पर क्यों नहीं बना पाए? चीन का नाम आते ही लाल आंखें पीली क्यों पड़ जाती हैं? गलवान में चीन ने हमारे 20 जवानों को मार दिया, कथित रूप से हमारे हजारों वर्ग किलोमीटर की जमीन कब्जा करके बैठा हुआ है। 1962 की लड़ाई में अपनी जान गंवाकर भारत की जमीन को सुरक्षित करने वाले मेजर शैतान सिंह का स्मारक तक नरेंद्र मोदी ने तोड़वा दिया, वो जगह बफर जोन में आ गई। सवाल ये है कि चीन हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री घूम घूम कर खाली 370 लाएंगे, 400 लाएंगे, यही बतिया रहे हैं। वैसे राष्ट्रवाद के मुद्दे की हवा तो नरेंद्र मोदी को लेकर पहले ही निकल गई, पुलवामा वाली घटना में ही निकल गई। जब हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए, उनकी मौत पर प्रधानमंत्री ने घूम घूम कर वोट मांगा, यानी जवानों की लाशों को बेचने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। और ये बात मैं तब कह रहा हूं जब लगभग इस घटना को 5 साल पूरे होने वाले हैं और अब तक नरेंद्र मोदी इस घटना की जांच नहीं करवा पाए, जबकि सीधा सीधा आरोप उनकी सरकार पर लगा है, उनके गृह मंत्रालय पर लगा है कि उन्होंने ये घटना होने दी, वो चाहते तो रोक सकते थे। और आरोप लगाने वाला कोई बाहरी नहीं है, बल्कि उन्हीं की पार्टी के, बल्कि नरेंद्र मोदी के बेहद घनिष्ठ माने जाने वाले सत्यपाल मलिक ने लगाए। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को चुना था, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा जैसे नारों पर, इसे सुनकर चुना था, मगर खेल उल्टा पड़ गया। बॉर्डर बनाना था चीन के सामने, बॉर्डर बन गया किसानों के सामने। कीलें घोंप दी गई, जिन कीलों को दुश्मन के सीने में जाना चाहिए था वो किसानों के दिल में जा रही। अमृत काल का आनंद लेते रहिए और इस लाइन के दर्शन कर लीजिए। 2-4 सेकंड का समय फिर से देता हूं, सोच कर बताइए कि ये लाइन किस चीज की लगी हुई है। चलिए मैं बता देता हूं, मालूम है आप बता नहीं पाएंगे। ये जो लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं, ये भारत के पूर्व सैनिक हैं जो लखनऊ में नौकरी पाने के लिए रोजगार मेले में पहुंचे हैं। और रोजगार मेले में ये लाइन जो लगी है, ये बता रही है कि राम राज्य कितना सुखी है, कितना दबा के नौकरियां राम राज्य में मिल रही हैं लोगों को। ये लाइन इसको सिद्ध करने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार का हाल ठीक वैसे ही है जैसे देश के गृह मंत्री कहते हैं कि यूपी की कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त है कि रात के 12 बजे 16 साल की लड़की घरों से लदी हुई अकेले सड़क पर घूम सकती है, और उसी यूपी की सरकार लड़कियों के लिए शाम की कोचिंग संस्था बंद करवा देती है। दोनों मामले एक साथ उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, यही तो राम राज्य है। आइए अब जरा ईवीएम को लेकर बड़े बड़े दावा करने वालों को एक झन्नाटेदार तमाचा मार देते हैं। इस खबर को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ तो हमारे देश की सत्ता, उससे जुड़े हुए लोग और गोदी मीडिया के तमाम लपड़झंडिस ये कहते हैं कि मशीन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। तमाम एक्सपर्ट्स ने ये बातें कही कि हाँ नहीं हो सकती, दूर से इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये किसी वाईफाई, ब्लूटूथ या नेटवर्क से नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन है तो मशीन, नजदीक से तो किया जा सकता है। बहरहाल अभी मसला ईवीएम का नहीं है, जो मसला है वो आपके सामने है। मोदी सरकार ने बताया है कि 2018 से लेकर सितंबर 2023 तक भारत सरकार की तमाम वेबसाइट्स को 373 बार हैक किया जा चुका है। यानी मोदी सरकार के मंत्रालयों, विभागों तथा राज्य सरकारों के संगठनों की जो वेबसाइट्स हैं उन्हें अब तक कुल मिलाकर 373 बार हैक किया जा चुका है साल 2018 से 2023 के बीच। लेकिन खबरदार जो किसी ने कहा कि देश मजबूत हाथों में नहीं है, देश एकदम मजबूत हाथों में है। मजबूत हाथ नहीं होते तो नीतीश कुमार ऐसे थोड़े लपक के भाग जाते। हाथ मजबूत नहीं होते तो जयंत चौधरी किसानों को लात मार के किसानों को गाड़ी से कुचलवाने वाले के साथ नहीं चले जाते। हाँ, हाथ तो मजबूत है। वहीं कांग्रेस के एक पूर्व नेता है प्रमोद कृष्णन। हालांकि कांग्रेस में रहते हुए भी ये कांग्रेस के नेता कम, बीजेपी के नेता ज्यादा दिख रहे थे। पिछले दिनों कांग्रेस ने इन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने एक नेता को पार्टी से विरोधी गतिविधियों की वजह से बाहर निकाला। मिर्ची लगी गोदी मीडिया के तमाम लपटझंडिसों को। कैसे लगी जरा देखिए। मैडम लियाकत को तो आप जानते ही हैं, देखिए क्या लिख रही हैं। इन्होंने लिखा है कि वो दूसरी पार्टी के बड़े चेहरों को भारत रत्न से सम्मानित कर रहे थे, ये अपनी ही पार्टी के सम्मानितों को निष्कासित कर रहे हैं। कहीं न्याय, कहीं अन्याय यात्रा। वैसे सोचने वाली बात यह है कि अभी नरेंद्र मोदी दूसरी पार्टी के जिन नेताओं को भारत रत्न दे रहे हैं, उन्हें क्यों दे रहे हैं?
यदि उन नेताओं के प्रति मन में सम्मान होता तो उनकी बात मानते, जैसे चौधरी चरण सिंह के प्रति यदि सम्मान होता तो किसानों की मांगों को स्वीकारते, न कि उनकी राह में कीले ठोक देते, न कि 750 किसानों की मौत का इंतजार करते, यूपी के चुनाव का इंतजार करते। और इतना ही सम्मान था तो 10 साल से सत्ता में है, अब तक सन्नाटा मारकर बैठे क्यों थे? चुनाव से ठीक पहले ये सम्मान देना, क्या ये राजनीतिक नहीं दिखता? क्या आपको नहीं लगता कि अगले चुनाव से पहले जयंत चौधरी को साथ लेना है तो कथित रूप से भारत रत्न की आड़ बनाकर जयंत चौधरी को चवन्नी बना दिया गया? यही हाल नीतीश कुमार के साथ भी हुआ। इस पर मोहम्मद जुबैर लिखते हैं कि रूबिका को बहुत दुख हो रहा है कि उनके एक खास सोर्स को कांग्रेस ने निकाल दिया। यानी जुबैर कांग्रेस पार्टी में प्रमोद कृष्णन को रूबिका का सोर्स बता रहे हैं। आगे जुबैर लिखते हैं कि रूबिका को ऐसे बुरा लग रहा है जैसे एक पुराने और बड़े नेता को निकाला हो। इन्होंने तो कब का अपना असली चेहरा दिखा दिया था, अब जाकर कांग्रेस को 2 साल बाद आंख खुली है। ऐसे ही एक महान लपटझंडिस अशोक श्रीवास्तव है। देखिए एक वक्त में प्रमोद कृष्णन के बारे में क्या कहा करते थे और अब क्या लिख रहे हैं। कांग्रेस में रहते हुए प्रमोद कृष्णन ने लिखा था कि राहुल गांधी से रोज पूछते हो कि 72,000 कहां से लाओगे साल में देने के लिए, लेकिन क्या कभी अपने बाप से पूछोगे कि 15 लाख कब आएगा? इस पर नाराज होते हुए अशोक श्रीवास्तव ने लिखा कि क्या ये आदमी अपने नाम के आगे आचार्य लगाने लायक है? इसके राजनीति करने से किसी को कोई परहेज नहीं होना चाहिए, पर भाषा तो देखिए, बेहतर होगा अपना नाम बदलकर दुराचार्य प्रमोद कर लें। और अब यही अशोक श्रीवास्तव डीडी न्यूज वाले प्रमोद कृष्णन के बारे में क्या लिख रहे हैं जरा देखिए। लिखते हैं कि तो आखिरकार कांग्रेस ने कल की पीठाधीश्वर और प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे प्रमोद कृष्णन जी को पार्टी से निष्कासित कर ही दिया। यानी अब तक जो अशोक श्रीवास्तव पूछ रहे थे कि इनके नाम के आगे आचार्य लिखने की जरूरत है क्या, आचार्य लिखने लायक है क्या, अब खुद ही इन्हें कल की पीठाधीश्वर बता रहे हैं और आगे विस्तार से आचार्य प्रमोद कृष्णन लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि इनका गुनाह क्या है। कह रहे हैं कि इनका गुनाह यह था कि इन्होंने मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया, निमंत्रण ठुकराने का विरोध किया, तरह तरह की बातें। वैसे भी डर और लालच जब चौधरी चरण सिंह के पोते को अपने शिकंजे में ले सकता है तो फिर गोदी मीडिया और डीडी न्यूज के लोगों की बात ही क्या की जाए। अरे हाँ, यूपी के डिप्टी सीएम का नया ज्ञान आपने सुना कि नहीं? वो जो स्वामीनाथन जी थे, जो कि कृषि वैज्ञानिक थे, जिन्होंने किसानों के लिए एमएसपी वगैरह का फार्मूला दिया था, उन्हें यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अंतरिक्ष वैज्ञानिक बना दिया है। कह रहे हैं कि स्वामीनाथन जी ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में महान कार्य किया है और पूरे विश्व में और वास्तव में भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम है। बताइए, जिस आदमी को पूरा देश और दुनिया हरित क्रांति के जनक के रूप में जानती है और महान कृषि वैज्ञानिक के रूप में जानती है, उन्हें रामराज्य वाले डिप्टी सीएम अंतरिक्ष वैज्ञानिक बना दिए। वैसे राम राज्य में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए।